अरेबियन नाइट्स के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बहमनियन नाइट्स के बारे में सुना है? शायद किसी ने नहीं। सुनेंगे भी कैसे, क्योंकि महात्मा फूले ने ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए वेद पुराणों की खिल्ली उड़ाने के लिए इस शब्दावली का इस्तेमाल किया है। जिस तरीके से अरेबियन नाइट्स तिलिस्मी और चमत्कार से भरी हुई कहानियां और किस्से हैं, उसी तरीके से महात्मा फूले ने ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए वेद पुराणों को सच्चाई से कोसों दूर बताया है। आज का देश हरियाणा का एपिसोड इसी के ऊपर फोकस करता है। अंत तक बने रहिए, ऐसी बहुत सारे फैक्ट्स इसमें डिस्कस किए जाएंगे जो आपकी सोचने समझने की ताकत को एक नई दिशा देंगे। तो चलिए मेरे साथ। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, फूल जोहार। देश हरियाणा के आज के एपिसोड में हम महात्मा फूले के दूसरे भाषण, जिसका शीर्षक है इतिहास, को लेंगे। इस भाषण में आर्यों के आक्रामक और शूद्रों अतिशूद्रों के गुलाम बनने की दास्तान है। महात्मा फूले ने पुराणों को खिचड़ी इतिहास की संज्ञा दी है। पुरोहितों में ने इसकी रचना अपने को सर्वोच्च पद पर स्थापित करने के लिए की है। ये कपोल कल्पित है, इसमें सत्य कुछ भी नहीं है। इसमें यूनान की सभ्यता की रोमन द्वारा तबाही, भारत और अमेरिका की खोज व इंग्लैंड के सभ्य बनने पर भी रोशनी डालते हैं। वे गुलामगिरी का खात्मा और बलिस्तान की स्थापना की आशा करते हुए घोषणा करते हैं कि मैं दृढ़ता के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में शूद्र अतिशूद्र विद्या प्राप्त करके अपने इंडियन पुरखों की तरह हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक बलि राज्य की स्थापना कर राज करेंगे। तो वे राज ना कर सके, इसी के लिए शायद न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार लेकर आई है, जिससे शिक्षा जो है वो कोसों दूर निकल जाएगी बहुत से लोगों की पहुंच से। तो चलिए, इसके तहत सबसे पहला ही जो टॉपिक है वो बहमनियन नाइट्स है, जिसका मैंने जिक्र किया शुरुआत में ही। भूतकाल की घटनाएं कैसे घटी, कहां घटी, क्यों घटी, कब घटी। तो रतन जी को आपने अक्सर कहते हुए सुना हो कि हिस्ट्री में क का बड़ा महत्व है। कब, क्यों, कहां, कैसे, किसके द्वारा और किसके जरिए घटनाएं घटती हैं, उसका बड़ा महत्व है। तो उसी चीज को यहां पर महात्मा फूले भी बता रहे हैं। उन घटनाओं से बाद में स्थिति सकारात्मक बनी या नकारात्मक बनी, इसके पूरे तथ्य संग्रह करके जिस ग्रंथ में रख दिए गए हैं, ब्राह्मण भाषा में इसे इतिहास पुराण कहते हैं। हालांकि मानव जगत के भूतकाल में अच्छी व बुरी घटनाओं के सत्य का दर्शन जिस ग्रंथ में होता है, उसे इतिहास कहते हैं। तो ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया पुराणों, इतिहास पुराण, और जो एक्चुअल इतिहास होता है उसमें बहुत फर्क होता है। इतिहास पुराण में मनगढ़ंत लिखी गई कहानियां होती हैं, जिन्हें ईश्वरीय सत्ता का बताया जाता है, और जबकि एक्चुअल इतिहास में जो है वो फैक्ट फाइंडिंग के तहत लिखी गई बातें होती हैं। ब्राह्मण लोग इतिहास को उप पुराण समझते हैं और भूतकाल की घटनाओं को अपने अनुसार कहानियां रचकर छोड़ते हैं, जो राज पुराण के कहे पर आधारित है। झूठे पुरोहित या गपोड़ ऋषि ही इनके गुरु होते हैं। पुरोहित व ऋषिराज, गुरु ऋषि राजा का स्तुति गान करके खाने वाले होते हैं, और इसीलिए उनके पुराणों को इतिहास नहीं मानना चाहिए। और इसी के तहत हम पृथ्वीराज चौहान को भी रख सकते हैं। उसके ऊपर जो फिल्म बनी है वो ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर नहीं बनी है, बल्कि एक दरबारी कवि के लिखे गए स्तुति गान के ऊपर बनाई गई है, जिसके बारे में अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुद सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा है कि इस किस्सा गो पर यकीन नहीं किया जा सकता सीधे तौर पर। तो उसके ऊपर एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर उसे इतिहास के तौर पर स्टैब्लिश करवाने की कोशिश की जा रही है। इस विषय में अमेरिकन और यूरोपियन इतिहासकारों का मानना है कि पुराण सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी पुस्तक है, जो ब्राह्मणों की महिमा लोगों के दिमाग में ठूंसती है। तो विश्व गुरु बनने से बहुत पहले से ही हम लोगों के विश्व गुरु होने की चर्चाएं जो है वो आम रही हैं।
और लोग किस तरह सोचते हैं विदेशों में हमारे बारे में, इस लेख के जरिए ये भी पता चलता है। ईश्वर की अपेक्षा ब्राह्मण को श्रेष्ठ भूदेव समझकर उसकी पूजा अर्चना करने की सीख देती हैं। तो पुराणों में ईश्वर को माध्यम बनाकर उसके जरिए अपनी स्तुति करवाई गई है ब्राह्मणों द्वारा। इसलिए यह तर्क दिया जा सकता है कि प्राचीन पुराणों में अनेक दंत कथाओं व कल्पित कथाओं की रचना करके और उसको मिलाकर खिचड़ी बनाई गई है। उन्होंने ब्रह्मा के बारे में अनेक मनगढ़ंत कहानियां रची हैं और ये कहा है कि उनको खुद ब्रह्मा ने बताई हैं। इस बात को लोगों के मन में बिठाने के लिए विष्णु का एक ऐसा स्वांग रचाया जिसके जरिए ईरानी आर्य ब्राह्मणों ने लोगों को शास्त्रों का हवाला देते हुए ऐसे उपदेश दिए कि वे उनको ब्रह्मा के पुत्र समझे, जो मनुष्य के भूदेव हैं, और उन्हें पशुओं जैसा मानने लगे। अपनी इस ब्रह्म कपट पर लोगों का ध्यान न जाए अथवा इन ग्रंथों में अपनी जरूरत के अनुसार उनको बदलते रहे हैं। गुलाम लोगों के बच्चों को बिल्कुल भी इसका ज्ञान ना दिया जाए। धर्म की ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि लोगों को धर्म ग्रंथ पढ़ने से मना कर दिया गया। वे कहते हैं कि यानी अपने आर्य जाति ब्राह्मणों के अलावा वेद जैसे धार्मिक ग्रंथों का किसी और के मुंह से नहीं दिखाना चाहिए, जबकि उनकी जाति के कुछ ही वाचाल व मूर्ख ब्राह्मण दूसरे धर्म वालों को, अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन जैसे शोधकर्ताओं, मलेच्छ लोगों को पैसों के लालच में आकर सारे ग्रंथ, नियम व परंपरा अपने धर्म ग्रंथों में लपेटकर उनके हवाले करते रहे हैं। और इस बात की इन भट्ट भिक्षुओं को कोई शर्म नहीं। भट्ट भिक्षुओं के पुराण इतिहास के लिए अरेबियन नाइट्स की तरह बहामनियन नाइट्स नाम शोभा देता है। तो सीधे तौर पर खिल्ली उड़ा रहे हैं वे ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए वेद पुराणों की। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वे कह रहे हैं कि यहाँ के शूद्र अति शूद्र लोगों को पढ़ाई लिखाई से हमेशा के लिए दूर रखा गया है इंटेंशनली, ताकि उन्हें गुलाम बनाकर रखा जाए। यदि वे पढ़ लिख जाएंगे तो इनकी कपोल कल्पित कथाएं जो हैं उसकी बखिया उधेड़ कर रख देंगे। इसीलिए हमेशा बहुजन समाज को शिक्षा से दूर रखा गया और अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये काम और पुख्ता तरीके से करने की तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ पर एक बात का मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगी। प्रोफेसर राम पुनियानी जी की पुस्तक हिंसा, सांप्रदायिकता, मिथक और यथार्थ में हमने सीधे तौर पर पढ़ा था कि अकबर का जो वित्त मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर था, राजा टोडरमल, उसके आदेश पर जो राजकाज की भाषा थी वो फारसी कर दी गई थी। और उसी के कहने पर ब्राह्मणों ने, पंडितों ने मिलकर मुल्ला अब्दुल कादिर बदौनी के साथ अथर्ववेद और रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। और इसी रामायण का अनुवाद जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधि में किया था तो उनको जात से निकाल दिया गया था और राम मंदिर में उनका प्रवेश बंद करवा दिया गया था। लेकिन मोह माया के चक्कर में पड़कर फारसी में उसका अनुवाद उन्हें जायज लगा पंडितों को। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इसमें डिस्कस की गई हैं। ये आपको सोचने समझने की नई ताकत देती हैं। इसीलिए इन लेखों को सुनना आखिर तक बहुत जरूरी है। बाकी आपकी मर्जी है, आप सुनना चाहें या न सुनना चाहें। दूसरा टॉपिक है झूठा इतिहास लिखने वाले भट्ट ब्राह्मण। पुराण, उपन्यास, काव्य, नाटक, प्रहसन, ललित कला, लावणी, गाथा, मनोरंजन कहानियां आदि साहित्य के विभिन्न प्रकार हैं। इनकी प्रवृत्ति ही शिक्षाप्रद व उपयोगी है, जिसे वाचन और मनन से बुद्धि का कुप्पा भर जाता है और आनंद सागर के पास पहुंच जाता है। तो कई तरह के साहित्य के प्रकार बता रहे हैं और वे बता रहे हैं कि इन सभी को जो है लोगों को एजुकेट करने के लिए बनाया गया है। इतिहास एक उत्तम संग्रह होता है जिसमें कई तरह के शिष्ट, पुष्ट और दुष्ट लोगों का चरित्र होता है। ये पाठकों का मार्ग प्रशस्त करता है। शिष्ट, पुष्ट और दुष्ट लोगों का संग्रह होता है। तो इतिहास कभी भी सीधा सपाट नहीं होता, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, उसमें ग्रे जोन भी होता है। अच्छे और बुरे दोनों चीजों को परख कर इतिहास को लिखा जाना चाहिए। उनके पुराणों में देवी देवताओं की चमत्कारिक शक्ति व मनगढ़ंत चरित्र की
विलक्षण हकीकत दर्शाई जाती है जो वास्तव में सत्य नहीं है। तो वेद पुराणों का इतिहास के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि इतिहास का एक्चुअल मतलब क्या होता है और वेद पुराणों के नजरिए से या सांप्रदायिक चश्मे से इतिहास किस तरह दिखाई देने लगता है। ईरानी आर्य ब्राह्मणों ने लेने के वक्त 15 और देने के वक्त 16 की तर्ज पर झूठे रिकॉर्ड बनाकर रखने की खानदानी आदत से मजबूर खुद को विद्वान, शास्त्री, पंडित व ऋषि कहलवाने वाले इतिहास के नाम पर पुराण लिखने वाले इतिहासकारों ने पुराने में नए और नए में पुराने का घालमेल करके भारी भरकम पुराण बनाए। तो ये वेद पुराण जो है कभी भी एक सिटिंग में बैठकर नहीं लिखे गए हैं। जैसे जैसे समय बदलता गया उसमें एड ऑन वो करते गए चीजों को। तो ऐसे बहुत सी चीजों को इसीलिए पढ़ाई लिखाई से बहुजन समाज को दूर रखा गया है। पढ़ने के बाद यदि आप इसका एनालिसिस करें तो आप पाएंगे कि बहुत सारी जो रेफरेंसेस हैं और जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो आगे पीछे लिखे हुए हैं। इनमें यहाँ के स्थानीय लोगों को नीच और ईरानी हूण आदि आर्यभट्ट लोगों को उच्च लिखा गया है। इंडियन लोगों को जीतकर उनकी दास्ता को साक्षात विष्णु भगवान की मर्जी कहा गया है। पर यूरोपीय इतिहासकारों ने इन भट्ट लोगों के लिखे हुए ग्रंथ झूठे व अज्ञानता से परिपूर्ण सिद्ध किए हैं। तो बार बार जो हम विश्व गुरु होने का दंभ भरते हैं, घमंड में कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, तो विश्व गुरु की हकीकत विश्व पहले ही जानता है। मानव जाति का सच्चा इतिहास हमारे पूर्वजों और उनके कार्यों के बारे में जानकारी देता है और स्वयं की पहचान कराता है। भट्टों के पुराण हमारी दास्ता को ब्रह्म का विधान बताते हैं। ये हमारे मन में हीन ग्रंथि पैदा करते हैं, इसलिए इसे हम अपना इतिहास नहीं मानते। आज भी स्वयंभू भट्ट लोग इतिहास लेखन को अपना जन्मजात अधिकार मानते हैं। इसीलिए रतन जी के हिस्ट्री के टीचर होने से बहुतों को दुख तकलीफ होती है, क्योंकि वे तथ्यपरक इतिहास के ऊपर बात करते हैं, ऐतिहासिक तथ्यों के ऊपर बात करते हैं। इसीलिए लोगों को वो अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता, उसकी वजह यहाँ पर महात्मा फूले ने स्पष्ट तौर पर लिखी है कि वे इतिहास लेखन को अपना जन्मजात अधिकार मानते हैं। कुछ भी मनगढ़ंत लिखना उनका राइट है और सही बात पूछना या बताना आपके डोमेन से बाहर की चीज वो मानते हैं। अगला टॉपिक है बलिस्तान की सभ्यता। तो भारत को वे बलिस्तान मानते हैं और उसमें किस तरह की सभ्यता रही है अब उसके ऊपर वे चर्चा कर रहे हैं। संसार की किसी भी देश की सभ्यता उसकी प्रकृति के अनुकूल और वहां रहने वाले मानव जाति की चेतना पर निर्भर होती है। इन तत्वों के आधार पर अपना बलिस्तान देश सभ्यता के शिखर पर पहुंच चुका था। यह देश बलवान बलूतों का देश था, जिसमें जंगली ईरानी, सप्त हिंदू, सप्त मतलब 7 व हिंदू मतलब इंडी, यानी 7 बलशाली इंडी राजाओं का देश। इंडी शब्द का अपभ्रंश है हिंदू शब्द, जिसे यूनानी वाले इंडस और बाद के इंडी का कहने लगे। तो चौथी या 5वीं क्लास की यदि आप हिस्ट्री की बुक उठाएंगे तो उसके पहले ही चैप्टर में, पहले ही पन्ने पर ये सब बातें मेंशन की गई हैं कि एक्चुअल में हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है। सिंधु का अपभ्रंश रूप हिंदू है। तो फहयान को भी उसमें कोट किया गया है, जो चीनी ट्रैवलर थे। अंग्रेजों ने इसे इंडियन लोगों का वास्तविक देश मानते हुए इंडिया नाम दिया है। अंग्रेज लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य लोगों को नेटिव मतलब शूद्र ही समझते थे। इसीलिए साउथ अफ्रीका में गांधी जी को जो है फर्स्ट क्लास डिब्बे में सफर करने के लिए उन्होंने बाहर ढकेल दिया था ट्रेन से। शूद्र का अर्थ गुलाम और अति शूद्र का अर्थ महागुलाम होता है। गुलाम ब्राह्मण शूद्रों व अति शूद्रों को नीच जानवर मानते हैं, पर इन ब्राह्मणों ने अपने देश में आगमन से पूर्व अपने देश के लोग वर्तमान के कुणबी, माली, मराठी, महार, मांग, कैकाडी आदि लोगों के पूर्वज एक ही थे और लोग सभ्यता का सुख भोग रहे थे। तो मतलब अलग अलग समुदाय जरूर थे बलिस्तान में, लेकिन ऊंच नीच का भेदभाव उनमें नहीं था, सभी समान तौर पर माने जाते थे। ऐसा महात्मा फूले कह रहे हैं आर्यों के आगमन से पहले। जब भूमंडल के सभी देश जंगली अवस्था में थे तब हमारा बलिस्तान देश जोर शोर से
सभ्यता का आकाश छू रहा था। तो ये तो मैंने आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के एग्जाम्पल से पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को भी ये लोग झूठ बताते हैं, जबकि तकरीबन 150 साल पहले जब रेलवे ट्रैक्स बिछाने के लिए आज की टाइम में जो पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में है वहां रेलवे ट्रैक्स बिछाने के लिए जब अंग्रेजों ने खुदाई करवाई थी, तब हड़प्पन सिविलाइजेशन के पुख्ता सबूत वहां से निकले थे खुदाई में। और इस बात को डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित नेहरू ने भी लिखा है। यूरोपियन इतिहासकारों का मत है कि इनकी सभ्यता को देखते हुए संसार के भिन्न भिन्न देश सभ्यता के मार्ग पर चले। उनके हजारों साल बाद यूनान देश में सभ्यता आई। उस देश में होमर नामक कवि ने इलियड और ओडिसी जैसे महाकाव्य लिखे। हेराइट्स ने उस देश का इतिहास लिखा। हेराइडोट्स दुनिया के पहले इतिहासकार थे। दूसरे इतिहासकार यूसिडिडीज थे। इसी तरह सुकरात का शिष्य जिनोफन प्रख्यात इतिहासकार हुआ। तो इतने सारे लोगों के नाम इन्होंने रेफरेंस दिए हैं महात्मा फूले ने, उस समय में भी जब इतनी सुलभ नहीं हुआ करती थी पुस्तकें। जब यूनान देश में गणतंत्र को दिया बुझ रहा था, तब डिमोस्थेनिस इतिहासकार था। जब मकदूनिया देश का राजा फिलिप संपूर्ण यूनान देश के गणतंत्र पर जीत हासिल कर रहा था, तब डिमोस्थेनिस ने कड़ा विरोध किया था। तो अब बलिस्तान के साथ साथ दूसरी चीजों का भी वे कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमारे से कितनी कोसों बाद में वहां पर सभ्यताओं का विकास हुआ है। इसे इसी तरीके से समझिए तो मैं समझ सकती हूं लोगों को अपना ही इतिहास नहीं पता होता तो दूसरे देशों के इतिहास को जानने समझने में दिक्कत तो आएगी ही। तो इसलिए मैं इसे जस का तस पढ़ रही हूं और आप भी इसे एज इट इज ही सुनिए। परंतु अंततः फिलिप की जीत हुई। फिलिप के बाद सिकंदर ने मिस्र, ईरान आदि देशों पर जीत हासिल करके हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। यूनान की समृद्धि के दौर में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे विद्वानों की मंडली थी। सिकंदर के बाद उनके वंशजों ने एक वैज्ञानिक स्कूल खोला। इस स्कूल में शिक्षा प्राप्त करके यूरोप के अनेक लोग विद्वान बने। उन्होंने सभ्यता के उत्थान के लिए जी तोड़ प्रयास किए। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया भर में हर देश ने साइंटिफिक सोच को इंपॉर्टेंस दी जब से आर्य आए हैं, सिवाय इन लोगों के। इसी स्कूल में ज्यामिति शास्त्र, ज्योमेट्री के रचित यूक्लिड, खगोल शास्त्र की खोज करने वाला हिपार्कस, भाप चलित गाड़ी बनाने वाले हीरो जैसे वैज्ञानिक तैयार हुए। यूनान में गुलामों व रोमन लोगों के बीच झगड़ा शुरू हुआ जिसने यूनान में अशांति फैला दी। आखिरकार यूनानी सभ्यता का रोमन सभ्यता में विलय हो गया और देश रोमन लोगों का बन गया। यूनानी लोग रोमन लोगों को जंगली समझते थे और जिस तरह ईरानी ब्राह्मण यहाँ अवहेलना करते थे, उसी तरह वे रोमन लोगों को हीन लिखते और धिक्कारते थे। तो अब एक अच्छा कंपैरिजन कर रहे हैं कि जिस तरीके से आर्यों ने हम पर राज किया और हमें शूद्र अति शूद्र बना दिया और नीच कहने लगे हमें, उसी तरीके से रोमन लोग भी ईरानियों को कहा करते थे। पर इन्हीं रोमन लोगों ने यूनान के जंगली व उदंड गुलामों की सहायता से यूनानियों को धूल चटा दी। यूनानियों की मदद से रोमन लोगों ने अपने साम्राज्य के गणराज्यों से राजकीय संबंध बनाकर समस्त यूरोप, एशिया और अफ्रीकी महाद्वीप के सभी देशों में अपनी विद्या, ज्ञान व धन को बढ़ाकर जनता को सुखी बनाया। उन्हीं लोगों में लिवर, प्लूटार्क, टॉसिटस आदि इतिहासकार और कैटो, मैरियास, सीजर, सिसरो आदि के प्रख्यात वक्ता बनकर अपने देश की श्रेष्ठता हासिल करी। रोमन लोगों को कार्थेजी लोगों से निरंतर लड़ते हुए अपने राज्य की सुरक्षा करनी पड़ी। रोमन कई बार पराजित हुए, लेकिन रोमन शूरवीर, रणधीर, महाप्रतापी योद्धा सेना हैनिबल ने (ईसा पूर्व 146) कार्थेज लोगों को पराजित किया और उन पर शासन किया। इंग्लैंड, स्पेन से लेकर एशिया माइनर तक, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी किनारे तक इतने बड़े देश रोमन राज में लोग आनंदित थे। जब इन लोगों ने इंग्लैंड पर जीत हासिल की,
तब इंग्लैंड लोग जंगली थे और वे अपने गोरे शरीर पर कोयला रगड़कर उस पर रंग बिरंगी धारियां निकालते थे और कंदमूल खाते थे। तो जो लोग कमेंट सेक्शन में ये कहते हैं कि अंग्रेज लोगों ने ऐसे लोगों को, ऐसे विद्वानों को, ज्योतिबा फूले जैसे जो समाज सुधारक थे, उनको जबरदस्ती बढ़ावा दिया ताकि हिंदू धर्म के खिलाफ ये लोग बोलते रहे लगातार, तो यहां पर आप देख लीजिए कि ये अंग्रेजों के खिलाफ भी बोल रहे हैं कि अंग्रेज भी पहले इसी हालत में थे जिस हालत में वे भारतीयों को रख रहे हैं। इन जंगली अंग्रेजों को रोमन लोगों ने सभ्यता का पाठ पढ़ाया। रोमन लोगों ने 400 साल तक हाथ में लाठी लेकर अपने साम्राज्य के लोगों को कपड़े व बर्तनों का इस्तेमाल करना सिखाया। वे लोगों का एक लोक सत्तात्मक राज्य बनाने की कोशिश कर रहे थे। रोमन लोगों के महाप्रतापी राजा जूलियस सीजर ने अपनी जिंदगी में कई देशों और राजाओं को धूल चटाई, अपने मूल गणतांत्रिक राज्य पर नजर रखी, जनता को दासानुदास बनाया, लेकिन उसने अपने सर पर ताज सजाने से मना कर दिया और अन्य रजवाड़ों को जीतने निकल पड़ा। ब्रूटस, जो गणतांत्रिक राजनीति में विश्वास रखता था, वह जूलियस सीजर का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। ईसा पूर्व 27 में उसने सीजर के पेट में खंजर भोंककर उसकी हत्या कर दी। तो इस तरीके से अपने देश के इतिहास के साथ साथ उस टाइम पीरियड में बाकी दुनिया में क्या हो रहा था उसका भी वो कंपैरेटिव एनालिसिस प्रस्तुत कर रहे हैं इस लेख में। तो आज का ये लेख यहीं पर समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम इसके अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तब तक आज्ञा दीजिए। लेकिन अंबेडकर नामा के इन वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और दूसरों तक भी इन एजुकेशनल वीडियोस को पहुंचाने में अंबेडकर नामा का सहयोग करिए। धन्यवाद।